अच्छा, चैप्टर है ट्रायंगल्स, चैप्टर 6 है ये। इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा था, होप आपको समझ में आया होगा वो। आज शुरू करते हैं नया चैप्टर क्लास 10th मैथ्स का, ट्रायंगल्स। ठीक है, आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन से करते हैं। यू आर फेमिलियर विद ट्रायंगल्स एंड मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, है ना। 9th क्लास में देखा था हमने, तो वहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जाना था। रिकॉल दैट टू फिगर्स सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट सेम, है ना। सिमिलर मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। In this chapter we shall study about those figures which have same shape but not necessarily the same size. ठीक है, शेप सेम होगी। शेप मतलब अगर पहला रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल होगा। अब ज़रूरी नहीं है वो एक जैसे रेक्टेंगल होंगे, है ना। टू फिगर्स हैव द सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ठीक है, साइज़ देखो, अगर साइज़ सेम है तो भी वो सिमिलर रहेंगे, है ना। कॉन्ग्रुएंट हों, देखो हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या, हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती है वो सिमिलर होती है। सिमिलर मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे सारे इंसान हैं, हम इंसान लोग कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, हर किसी के दो हाथ होते हैं। ठीक है, मैं एक्सेप्शन को छोड़ रहा हूँ। दो पैर होते हैं, आँखें होती है, सब सिमिलर होते हैं, मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, है ना। हम शक्ल थोड़ी होते हैं सब। तो वही चीज़ बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। इन पर्टिकुलर वी शैल डिस्कस द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड अप्लाई दिस नॉलेज इन गिविंग अ सिंपल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और इस नॉलेज का यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को निकालने में। अभी देखेंगे उसके बारे में। कैन यू गेस हाउ हाइट ऑफ माउंटेन और डिस्टेंस सम लॉन्ग ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड आउट। कभी सोचा है तुमने, तुम लोग बोलते हैं कि 8848 मीटर है ना शायद माउंट एवरेस्ट। लोग बोल, इतना एग्जैक्ट कैसे पता चल गया लोगों को। लोगों ने गिन नाप के देखा था कि स्केल लगा लगा के। या हम पूछते हैं, हम बोलते हैं चांद से धरती की दूरी इतनी है। ये सब हमें कैसे पता चला है। ठीक है, धरती का साइज़ इतना है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही है हमें। अब ऐसा तो करते नहीं कि ये फिगर में देखो ये नाप रहा है, एक टेप वो इंच टेप से नाप रहा है, नहीं ना, हम ऐसे करते हैं, है ना। मेजर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप, ऐसा तो नहीं होता। इनफैक्ट ऑल द हाइट एंड डिस्टेंस हैव बीन फाउंड आउट यूजिंग द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट का आइडिया लगता है, यानी तुम्हें जो चीज़ असल में निकालनी है उसको किसी और तरीके से करते हैं, विच इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऑफ फिगर। और वही चीज़ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर समझाती है। समझ में आएगा अभी तुम्हें, है ना, कितनी बढ़िया चीज़ है ये। सिमिलर फिगर्स के बारे में जान लेते हैं पहले। क्लास 9th में आपने देखा था जिनका सेम रेडियाई होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। सेम रेडियाई होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो। ऑल स्क्वायर विद सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट। साइड अगर सेम होगी 4 सेंटीमीटर की तो कैसा भी स्क्वायर बना लो कॉन्ग्रुएंट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सेम लेंथ होगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, नाउ कंसीडर टू सर्कल्स। फिगर देखो पहला, ये फिगर में देखो 6.1 का पहला, आर दी कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। सिंस ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव सेम रेडियस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, रेडियस सेम होना चाहिए था जो कि नहीं है। नोट दैट सम आर कॉन्ग्रुएंट एंड सम आर नॉट बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम शेप। ठीक है, देखो कुछ कॉन्ग्रुएंट नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, है ना, मगर उनकी शेप सेम है ना। शेप सेम कहने का मतलब क्या है कि चारों के चारों सर्कल हैं। टू फिगर्स सिमिलर हैव द शेप सेम बट नेसेसरी द सेम साइज। इसका मतलब सब सिमिलर हैं यहाँ पे। देयरफॉर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। स्क्वायर भी सारे सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, एज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ सर्कल हेयर ऑल्सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो फ्रॉम द अबव वी कैन से कि जो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है ना, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मगर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर भी सिमिलर। जैसे मैं पूछूंगा क्या सर्कल और स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल स्क्वायर सिमिलर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, है ना। कहाँ से, है ना, कोई सेंस ही नहीं है इसका। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द टू क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी पी क्यू आर एस, आर दे सिमिलर।
दिस फिगर्स अपीयर टू बी सिमिलर बट वी कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट इट, है ना। अब देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे ये फिगर दिख रही है, ये दिख तो रही है सिमिलर होगी, मगर हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं अभी बताऊंगा आपको सिमिलैरिटी की कंडीशन होती है कुछ। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर वी मस्ट हैव सम डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन होनी चाहिए जिसके आधार पे हम पता लगाएं कि कौन सी फिगर सिमिलर होगी या कौन सी नहीं होगी। जैसे इस फोटो को देखो 6.3 की, एक बार सबको एक साथ देखो कि ये ताजमहल के बारे में, मगर इसका साइज़ कम जाता है ना, क्या ये सिमिलर फ़ोटो है? तो इसका जवाब है हाँ, ये सिमिलर है। ठीक है, यू कैन से अबाउट द टू फोटो ऑफ द सेम साइज ऑफ द सेम पर्सन एट द एज ऑफ 10 ईयर एंड एज ऑफ 40 ईयर्स। आर द फोटो सिमिलर? दिस फोटो आर ऑफ सेम साइज बट सर्टेनली नॉट ऑफ द सेम शेप, है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि एक बच्चा है, उसकी फ़ोटो खींची और 10 साल बाद वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो उसके बड़े वाले की फ़ोटो छोटे वाले बचपन की फ़ोटो के सिमिलर होगी, नहीं, है ना, शेप चेंज हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि सब सिमिलर हो, ठीक है। वट डज अ फोटोग्राफर डू व्हेन शी प्रिंट फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम द सेम नेगेटिव? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज। शी जनरली टेक अ फोटोग्राफ ऑन स्मॉल size frame, say 35 mm size, then enlarge into bigger size, ठीक है। thus if we consider a line segment of the smaller photograph, it correspond to the segment of the bigger photograph with 43 by 35 या 55 by 33 लाइन सेगमेंट, ठीक है। यानी अगर आप बोलते हो कि आप फ़ोटो वालों से अपनी फ़ोटो खिंचाते हो, है ना, वो क्या बोलते हैं, भैया कितने साइज़ की कर दूँ, तो खींचते तो बड़ी फ़ोटो है वो, मगर पासपोर्ट साइज़ की बनाने के लिए यानी छोटी करने के लिए उनको एक फ़िक्स अमाउंट में हर साइड को छोटा करना होता है, ठीक है। मान लो कि 45 बाई 35 के रेशियो में करना हो, है ना। ये सब बस बताने की बात है, मतलब तुम्हें ऐसा पेपर में आएगा नहीं, बट इट कैन बी सेड दैट एवरी लाइन सेगमेंट ऑफ बिगर फोटोग्राफ इज़ रेड्यूस्ड इनटू रेशियो 45 बाई 35, है ना। यानी हर एक फ़ोटो का हर एक जो पार्ट है, लाइन सेगमेंट है, वो छोटा हो गया है या चेंज हो गया है। यू शैल सी दैट इन दिस इंक्लिनेशन आर ऑलवेज इक्वल, तो इंक्लिनेशन इक्वल होगी तो इसका मतलब फिगर सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लेना कि दो पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। क्या होती है भाई सिमिलैरिटी की कंडीशन? कोई पूछेगा तुम बोल, कोई पूछेगा मतलब तुम भी अगर खुद सोचो, सिमिलैरिटी सिमिलर कब होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो में होंगी। जैसे ताजमहल का था, है ना, अगर आप ताजमहल के वो जो फ़ोटो दिखाई थी मैंने, बड़ी से छोटी हो रही है, तो बड़ी फ़ोटो में जितना जितना ताजमहल का राइट वाला पिलर, मान लो पिलर, है ना, जितना सेंटीमीटर का होगा, वो छोटी फ़ोटो का गिनो, फिर रेशियो निकालो, फिर ऐसे ही लेफ़्ट वाला भी चेक करो, तो देखोगे सब में रेशियो सेम आ रहा है और हर एक एंगल जो है वो सब में सेम है, ठीक है। तो वो जो है सिमिलर है। नोट दैट द सेम रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज रिफर्ड एज स्केल ऑफ फैक्टर। तो इसको स्केल फैक्टर कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं ऑफ द पॉलीगन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वर्ड मैप, है ना। वर्ड मैप के बारे में देखा होगा आपने, पूरी दुनिया एक कागज़ में दिखा रहे हो तुम, है। तो एक स्केल होगा वो कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 100 किलोमीटर ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है। तो ये देखो एक एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य, ये बल्ब की रोशनी से जो नीचे बनेगा, वहाँ पे नीचे जो शेडो बनेगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि एंगल तो सेम बन रहा है ना दोनों में। देखो अगर आप इसको एक ट्रायंगल मान लो, तो अगर आपको याद हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, लाइनें पैरेलल हैं, है ना, तो एक टाइप का सिमिलर है। अभी देखेंगे इसके बारे में, ये सारी कहानी लिखी है, बस ध्यान देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये इटैलिक में क्या लिख रखा है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव यू कैन सी से द क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड PQRS ऑफ द फिगर आर सिमिलर,
ठीक है, कैसे कह सकते हैं भाई सिमिलर? देखो 85 यहाँ है, एंगल डी 85 है तो एंगल एस भी 85 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंगल एस ही 85 होना चाहिए, बस सेम ऑर्डर में होना चाहिए। देखो 85 के बाद 70 लिखा है, फिर 100 लिखा है, वहाँ पे भी ऐसे ही है ना? तो ये चीज़ होनी चाहिए, तब जाके सिमिलर होंगी। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटर सिमिलर नहीं है, बता सकते हो क्यों? क्योंकि रेशियो सेम नहीं आ रहा ना। 3 3 तो ठीक था, मगर ये 3.5 कहाँ से आ गया? इसने सारा रेशियो बिगाड़ दिया। तो इधर द अबव कंडीशन 1 और 2 सिमिलैरिटीज़ है ना, तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही वो होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर होना चाहिए और रेशियो साइड भी बराबर होना चाहिए, तब जाके एक फिगर सिमिलर होगी। 6.1 करना तुम्हारा होमवर्क है। यू कैन से अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, क्या कह सकते हो भाई तुम, है ना? फिर अगेन एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। कभी कभार 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि सिमिलैरिटी की कंडीशन बताओ। ठीक है, नोट दैट इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स कहते हैं इनको। और थेल जो थे उन्होंने एक रूल दिया था कि रेशियो ऑफ एनी 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। तो थेल्स की थ्योरी थी ये। थेल्स ने बोला था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अभी आते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी पे। इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, ड्रॉ एनी एंगल एक्स ए वाई, है ना, ऑन इट्स आर्म ए एक्स, मार्क पॉइंट पी क्यू डी आर बी सच दैट, ये सारे इक्वल पॉइंट्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे रेशियो देखना। ठीक है, अगर आपने ए से डी तक देखो तो 1 2 3 गिनने पे आ रहे हैं, है ना, 3 जगह हैं। और ए से बी तक देखो तो 5 हो गई या अब 2 हो गई, है ना। ये देखो, तो 3:2 में कट कर रहा है, तो ऊपर जाओगे तो वो भी 3:2 में ही कट करेगा, यानी ए ई जो है वो 3 में कट करेगा, ई सी जो है वो 2 में कट करेगा। ये चीज़ बताने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है शायद, है ना। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट, ध्यान रखना इस थ्योरम का कि एक लाइन अगर पैरेलल बनाई गई दूसरी साइड से टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो यहाँ पे डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ आ सकता है पेपर में। ठीक है, समझने के लिए भी आएगा। एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, जिसमें बी सी जो है वो डी से ई मिलाया गया ना यहाँ पे, तो इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी है। यानी एक बार ट्राइंगल में हमने लाइन पैरेलल कर दी तो पैरेलल लाइन हमेशा इक्वल इंटरसेक्ट करती हैं रेशियो में। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, ज्वाइन कर देंगे सबको। ठीक, किस तरह से ज्वाइन करेंगे? 90 डिग्री पे ज्वाइन करेंगे। नीचे तो इन्होंने ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। तो आप बताओ पहले ए डी ई, ध्यान देना इधर, ए डी ई का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ए डी है। हाइट क्या है? ई एन है ना। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ए डी ई हमारे पास क्या है? हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन आ गया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एरिया को। और फिर पूछ रहे बी डी ई का बताओ, बी डी ई का बताओ। अब ये जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो भाई इसमें हाइट तो ई एन ही हो जाएगी, बेस बदल जाएगा, बस बेस हो जाएगा डी बी या बी डी, जो मर्जी बोलो, है ना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आगे भी हुआ, दोनों ए डी ई का निकाला, हाफ ए डी ई का निकाला, डी ई सी का निकाला। एक चीज़ समझ में आ गई, ई एन से ई एन कट जाएगा, डी एम से डी एम कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल हो ऑब्ट्यूज एंगल हो, हाइट तो वही रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया, हाफ से हाफ काटा, तो हमारे पास एक चीज़ आ गई कि ए ई और ई सी का रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट ले आया
कि बी डी ई और डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, है ना। ये दोनों देख रहे हो, डी ई बी, और ध्यान देना मैं डी ई बी बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ डी ई सी, तो यहाँ बेस सेम है, डी ई पैरेलल, दो पैरेलल के बीच में है, तो एरिया सेम होगा। तो इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया, तो वहाँ से आ गया हमारे पास ये चीज़, ठीक है, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। बात इतनी समझ में आती है। तो ये था हमारा प्रूफ। अगला आ जाते हैं थ्योरम। कहते हैं कि इफ़ टू लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो देखो ये थ्योरम उसका कन्वर्स है। इस वहाँ पे क्या था, अगर लाइनें पैरेलल है तो साइड का सेम रेशियो में डिवाइड होगी, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है तो लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है। कर देते हैं चलो इसको भी प्रूव। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय टेकिंग लाइन डी ई सच दैट, डी ई लाइन हमने ऐसे मान ली कि ये ट्रू हो रहा है, एंड एज्यूमिंग डी ई इज़ नॉट पैरेलल, और मान लेते हैं डी ई पैरेलल नहीं है, ठीक है। तुम कह रहे हो कि चलो रेशियो सेम है, मान लेते हैं, है ना। मगर ये नहीं मान के चलते कि लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि ये तो प्रूव करना है, तो इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई अगर बी सी के पैरेलल है तो फिर हमारी पहली थ्योरम प्रूव हो जाएगी, है ना। पहली थ्योरम के हिसाब से ये होगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही बार में दो चीज़ें एक साथ कैसे बराबर आ रही हैं सेम की, है ना। इसका मतलब ई और ई डैश कॉन्साइड करने चाहिए, यानी लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल 1 आ जाता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट दिस। तो फिगर दे रखी है, पहले फिगर को देखो। कह रहे हैं कि एक लाइन है ए बी, पहले तो ए बी साइड है ना, और ई डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी की। क्वेश्चन कह रहे हैं प्रूव करके दिखाओ कि ए डी अपॉन ए बी जो है वो ए ई अपॉन ए सी होगा, यानी एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है। थ्योरम 6.1 क्या कहती थी कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी है, इतना तो कहती थी। अब यहाँ एक स्टेप और आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। ध्यान देना इन्होंने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया, डी बी पहले लिख दिया। कंडीशन देखो, डी बी क्यों लिखा पहले, अभी आते हैं उस पर, ठीक है। डी बी अपॉन ए डी लिख दिया और ई सी अपॉन ए ई लिख दिया। अब क्या हुआ, दोनों में 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने से क्या हुआ, डी बी में ए डी जुड़ा तो फिर क्या हो गया, ए बी हो गया, और ऊपर ए सी हो गया, है ना। अब ए डी को ऊपर ले आए, ए बी को नीचे ले आए, अब रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। ये रेसिप्रोकल का ध्यान रखना कब कब करना है, समझ में आया वो क्वेश्चन। बस वहाँ पे हमें दो उस पॉइंट की हेल्प लेके, देखो 1 और 1 ऐड करना तो आपको पता है ना, कर सकते हैं। जब दोनों साइड में आप करोगे तो कर सकते हैं। तो बस वहाँ पे हमें उसको ए बी बनाना था, उसको ए सी बनाना था, और फिर डिनोमिनेटर कर देना था। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। चलो ई एंड एफ कहाँ है, नॉन पैरेलल साइड पे पॉइंट है, ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। हाँ, सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ई एफ पैरेलल है, तो प्रूव करके दिखाओ कि ए ई अपॉन ई डी जो है वो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर होगा। अच्छा, अभी तक हमने ये प्रूफ किस में देखा था, सिर्फ ट्रायंगल में देखा था। अब यहाँ तो ट्रैपीजियम है, अब क्या करें, तो ट्रैपीजियम का भी जुगाड़ है, बीच में से एक लाइन खींच दो। तो लाइन खींच दी हमने जी नाम से, है ना। अब पहले ही ट्रायंगल को देखो, वहाँ पे क्या है, ई जी पैरेलल है डी सी के। फिगर 6.15 देखना, ठीक है। मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, कि ई जी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। इसका मतलब ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा ए जी अपॉन जी सी के। अब वहाँ से भी सेम चीज़, इसका मतलब ए जी अपॉन जी सी को हटा देंगे तो देखो ये चीज़ें बराबर आ गई। क्लियर है, ये सिंपल था, बस लाइन खींचने की देरी थी। इस फिगर में देखो पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के, एंड पी एस टी जो है वो पी क्यू आर के बराबर है।
क्या बोला, दोबारा से चलते हैं। पी एस देखो फिगर में और एस क्यू देखो, ये बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। ऐसा कब होता है, जब लाइनें पैरेलल होती हैं, है ना। और एक चीज़ और दे रखी है कि पी एस टी जो है, पी एस टी जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। जो फिगर में देख रहे हो छोटी छोटी वो लाइन कहेंगे, आर्क बना रखे ना जो दो, एस और आर पे, वो बराबर है। तो तुम प्रूव करके दिखाओ कि पी क्यू आर एस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पहली बात तो एस टी जो है पैरेलल है क्यू आर के, ये तो देखते ही पता चल गया क्योंकि थेल्स थ्योरम का रिवर्स है ना। देयरफॉर पी एस टी बराबर हो जाएगा, पी एस टी बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे, एफ बना रहे हैं, है ना। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और साथ ही साथ एस और आर भी बराबर थे, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी होती है 6.2 ट्राई करना आप एक्सरसाइज को, और कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा, है ना। लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। क्राइटेरिया और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलर होने के क्राइटेरिया आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलने का मतलब क्या है कि अगर ए डी देखो, यहाँ पे देख रहे हो ए डी बराबर है बी ई बराबर है और सी एफ बराबर है। साथ ही साथ रेशियो देखो, ए बी का रेशियो है डी ई के बराबर, मतलब ए बी रेशियो डी ई बराबर है बी सी रेशियो ई एफ बराबर है सी ए रेशियो एफ ई के, है ना। और हाँ, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपको याद होगा, एक टिल्ट साइन बनाना है, उसके नीचे इक्वल टू लगाना है। तो सिमिलैरिटी का सिर्फ टिल्ट होता है, इक्वल नहीं लगता। ठीक है, तो जैसे नीचे देख रहे हो डब्बे के अंदर, सिमिलर ट्रायंगल्स को हम ऐसे बताते हैं, बीच में टिल्ट साइन लगा के। A natural question arises for checking the similarity of two triangles, say ABC and DEF. You should always look for all equality criteria or their corresponding angles and all equality criteria, a relation of the ratios of the corresponding sides. Let us examine. You may recall that in class 9 obtained some congruency of triangle, है ना। हमने क्लास 9 में क्या देखा था, अगर अगर तुम्हारे को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करना है तो साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल, है ना। ये सारी चीज़ें देखी थी ना, है ना। एंगल क्राइटेरिया या साइड क्राइटेरिया। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ये कुछ समझा रखा है, मगर हम सीधा बात करते हैं थ्योरम पे। ये थ्योरम से ही है सब कुछ। तो इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये रहा आपका एक एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, और ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया ध्यान देना। अब कह रहे हैं कि अगर आपके तीनों एंगल, एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, तो फिर ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इन दिस क्राइटेरिया इज रिफर्ड एज एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। दिस क्राइटेरिया कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल्स ABC एंड डी ई एफ सच दैट ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के, सी बराबर है एफ के। ठीक है, तो डी पी बराबर हो जाएगा ए बी के। हमने मान लिया, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ए बी जो है वो छोटा, ए बी सी जो एक छोटा ट्रायंगल है, इतना छोटा कि एक डी ई एफ के अंदर फिट हो रहा है। और कितना फिट हो रहा है, मान लो पी क्यू जगह पे, यानी इतना पक्का है कि जो पी क्यू लाइन खींचने से जो ट्रायंगल बना है ना, और ए बी सी जो है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है इनका। देयरफॉर दिस गिव बी एंड पी बराबर है, तीनों एंगल आपस में बराबर है, लाइनें पैरेलल है ना। देयरफॉर डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, है ना। ये देखो, ये तो बराबर होंगे, समझो कैसे, पी क्यू तो पैरेलल है ना। उसके बाद ये थ्योरम है, और ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ के।
क्योंकि जब रेशियो बराबर है तो नीचे का बचा वो भी तो रेशियो में बराबर आएगा, है ना। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर respectively equal to the angles of another triangle, then the angles and property of the third side will also be equal. तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहते हैं हमें कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर respectively equal to angles of another triangle, then two triangles are similar. तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है कि अगर सारे एंगल्स बराबर हैं एक दूसरे के, या इसको हम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा बराबर होना ही है, ठीक है। अगली थ्योरम आ जाती है, इफ़ टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अगर ऐसा हो कि साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। यानी कि देखो अगर रेशियो सेम आ रहा है तो एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ कर रखी है इन्होंने। मान लेते हैं कि डी पी बराबर है ए बी के, है ना। ऐसा मान के चल रहे हैं हम, इतना कट कर दिया हमने, तो हम देख सकते हैं कि डी पी अपन पी ई बराबर है डी क्यू अपन क्यू एफ के, है ना। डी क्यू अपन क्यू एफ के, ये चीज़ कहाँ से आ रही है हमारे पास बताओ, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है ई एफ के ना। सो एंगल पी और एंगल ई बराबर हो गए, ठीक है। एक बार पैरेलल पता चल गया तुम्हें पैरेलल है तो फिर ऐसा होना ही है। तो ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे रेशियोज, और बी सी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। वो तो फिलहाल था ही, है ना। बी सी पी क्यू के बराबर कर दिया वैसे हमने प्रूव यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट कौन से एंगल हुए हैं, वो छोटे वाले ट्रायंगल के, है ना। तो सारे एंगल्स बराबर आ गए। उसके बाद ये चीज़ें दे रखी हैं, फिर आ जाता है इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूड दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बोल रहे हैं कि अगर एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल के बराबर है एंड द साइड इंक्लूड दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी मान लो कि एंगल ए बराबर एंगल डी के, है ना। और इसके साथ जो साइडें हैं वो प्रोपोर्शनल निकली, रेशियो सेम निकला, तो फिर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे यहाँ बोल रहे हैं, इसको कहेंगे साइड एंगल साइड ना। जैसे ए बी बराबर है ए बी अपॉन डी ई बराबर है सी ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के, साथ में एंगल ए और डी इक्वल है, तो इसका मतलब लाइन है क्या है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये साइड एंगल साइड था एक तरह से, बस यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी की बात आ गई, ठीक है। एग्जांपल 4 से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखो पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, तो प्रूव करना सिमिलर है। तो देखो पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और बीच में क्या नज़र आ रहा है आपको, अल्टरनेट एंगल बनता हुआ नज़र आ रहे हैं। तो एंगल पी और एंगल एस बराबर हो जाएंगे, एंगल क्यू और एंगल आर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ जेड बनता है वहाँ अल्टरनेट एंगल होते हैं, जेड बन रहा है ना। और साथ ही साथ पी ओ क्यू और आर ओ एस भी वर्टिकल अपोजिट हैं, यानी सारे ही एंगल बराबर हुए इसमें। तो एंगल एंगल से क्या हुआ, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ऑब्जर्व फिगर 6.30, देन फाइंड एंगल पी। एंगल पी बताओ भाई इस फिगर को देख के। अब बताते हैं, देखो रेशियो सेम आ रहे हैं, है ना। जब आप रेशियो निकाल के देखोगे, बस यहाँ पे ट्रायंगल को थोड़ा उल्टा कर रखा है, ठीक है। चाहते तो क्यू को लेफ़्ट साइड में रख सकते थे, मगर पी को रख दिया इन्होंने, ठीक है, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बस आपको रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने से पता चलेगा कि भाई ये तो सारे एंगल्स बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब सारी साइडें जो हैं, सारी साइडों के रेशियो बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा
कि ट्राइंगल सिमिलर है और उसका मतलब जो बाकी की साइड है वो भी आसानी से एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। एग्जांपल 6 कह रहा है कि यहाँ यह थोड़ा अलग सा है, बस अलग सा शुरुआत में दिख रहा है ना। ए ओ मल्टीप्लाई कर दिया ओ बी के साथ तो और बराबर आ जाएगा ओ सी मल्टीप्लाई कर दिया ओ डी के साथ। ध्यान देना यहाँ ए ओ मल्टीप्लाई ओ बी मतलब ये नहीं है कि ए बी हो जाएगा, वो प्लस में हो सकता था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तुम्हें नीचे एक दूसरे को मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लाना पड़ेगा। साथ में हमें शो क्या करना है, ये तो गिवन था, शो करना है एंगल ए बराबर एंगल सी के, एंगल बी बराबर एंगल डी के। तो यहाँ कोई वर्टिकल अपोजिट वाला चक्कर नहीं है, हमें सच में प्रूव करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ओ सी को नीचे ले गए ओ ए के, ओ सी को ओ ए के नीचे ले गए, ठीक है, और ओ डी को ओ बी के नीचे ले गए। और हमें पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, तो दो एंगल देख रहे हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर है और रेशियो ऑफ टू साइड्स और बिटवीन का जो एंगल है यानी साइड एंगल, साइड से क्या आ गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, सॉरी ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो एंगल ए और एंगल सी बराबर हो जाएगा, एंगल डी और एंगल बी बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल 7 आता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए कि एक गर्ल है, हाइट 90 सेंटीमीटर, इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस लैम्प पोस्ट, स्पीड दे रखी है उसकी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, और हाइट सेंटीमीटर में। ध्यान देना, इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद उसकी शेडो का क्या हल होगा, मतलब क्या लेंथ होगी उसकी शेडो की। तो मान लेते हैं कि लैम्प जो है वो ए बी है, ठीक है, लैम्प की हाइट कितनी मान लेते हैं, दे रखी तो 3.6 है, मगर ए बी से डिनोट कर लेते हैं, और सी डी जो है वो गर्ल है ना, तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं हमें। और 4 सेकंड बाद वो लैम्प पोस्ट से जो जितनी दूर खड़ी है वो फिगर कुछ इस तरह से दिख रही है। तो यू कैन सी डी ई इज़ अ शेडो ऑफ गर्ल। डी ई क्या है, शेडो है, तो उसको एक्स मीटर ले लेते हैं। कितना लिया इन्होंने, एक्स मीटर ले लिया। नाउ बी डी इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर इंटू 4 इक्वल टू 4.8 मीटर। ये 1.2 मीटर क्या है, इसकी स्पीड थी, है ना। 1.2 मीटर जाएगी 1 सेकेंड में, तो यहाँ 4 सेकेंड की बात आ रही है, तो कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। नाउ दैट इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी डी की एंगल बी और एंगल डी बराबर है, ए बी ई और सी डी ई में एंगल बी और एंगल डी बराबर है, सही है, क्योंकि 90 डिग्री है। एंगल ई कॉमन हो गया, तो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब रेशियो सेम हो जाएगा। किस किस का रेशियो, बी ई रेशियो डी ई। चेक करते हैं, बी ई देखो, बी ई रेशियो डी ई बराबर आ गया ए सी रेशियो सी ई के, है ना शायद, ए बी रेशियो सी डी के, वो वाला भी बराबर है ए बी रेशियो सी डी के, है ना। तो इन्होंने हाइट वाइज लिया है, क्यों लिया हुई, क्योंकि ये चीज़ें हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में। तो अब तो हमें सब पता है, बी ई हमें पता है कितना है 4.8 प्लस एक्स, और डी ई हमारे पास एक्स है, यानी जो निकालना है शेडो थी ना। ए बी क्या है, लैम्प की हाइट, सी डी क्या है, गर्ल की हाइट, तो 0.9 के लिए सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया, ठीक है, एक्स निकल जाएगा 1.6। तो 1.6 आ गया, मीटर लॉन्ग आ गई गर्ल, ठीक है। था ना अच्छा क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। इन फिगर सी एम जो है और आर एन जो है वो मीडियन है, क्या है, मीडियन है ट्रायंगल्स के। इफ़ ए बी सी एंड पी क्यू आर जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है, तो प्रूव कर दो कि उसका हाफ जो यानी ए एम सी और पी एन आर, देखते भी रहना साथ साथ, पी एन आर जो है वो सिमिलर होंगे। उसके बाद रेशियो सी एम यानी सी एम और आर एन क्या है, मीडियन का रेशियो बराबर होगा ए बी बाय पी क्यू का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होगा। और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि सी एम पी दूसरी साइड, दूसरा जो छोटा ट्रायंगल है वो भी सिमिलर हो। ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है। पहले दे क्या रखा है हमें, दे रखा है मीडियन और बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं यानी इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, फिगर देखते रहना, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के,
बराबर होगा सी ए अपॉन आर पी के, और सारे एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। और ए बी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए एम है, और पी क्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ पी एन है ना, मीडियन के होने की वजह से। तो ट्वाइस का रेशियो भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ए एम अपॉन पी एन क्या आ गया, सी ए अपॉन आर पी के रेशियो के बराबर आ गया। और साथ ही साथ एम ए सी बराबर है एन पी आर के, दिखाता हूँ। एम ए सी बराबर है एन पी आर के, है ना। ये तो बात है कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने साइडें भी सिमिलर बता दी, तो साइड एंगल साइड से हो गया, है ना, और बीच का एंगल भी बता दिया सिमिलर। अब फ्रॉम 5, तो पहली चीज़ तो प्रूव हो गई। दूसरी, 5 से क्या हुआ, हमने एंगल्स के रेशियो, हमने साइड के रेशियो को भी सिमिलर बता दिया, है ना। तो सी एम अपॉन आर एन बराबर हो जाएगा सी अपॉन आर पी के, बट सी ए अपॉन आर पी किसके बराबर, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो सी एम अपॉन आर एन बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के, है ना, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो हमने उस तरह से उसको रिलेट कर दिया। अब तीसरा पार्ट पूछ रहा था कि हमें बताना है कि दूसरा साइड भी ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, उसका भी यही खेल खेलेंगे, और वहाँ पे बी एम और क्यू एन आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, है ना, और 2 से 2 कटा, अब सेम चीज़ हो गई, ट्रायंगल्स आ गए कॉन्ग्रुएंट एस 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 सिमिलैरिटी से, क्योंकि सारी साइडें बराबर हो गई, है ना। 6.3 आपके लिए होमवर्क हो जाएगी, करना। हम इसको डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी। तो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। बाय।